अबे तू हटो है तू हटो पाजी पाजी रुको पाजी कुछ पाजी अर्जुन पाजी ढाबे पे इतने कस्टमर हैं और तुसी बच्चों की तरह लड़ रहे हो की सोचेंगे साडे बारे में। तो तू जा किचन में जा अपना काम कर और जा ना। वेख लांगा मैं तेनों की क्या देखेगा मैनू एक अरसे से देख रहा हूं तेनों हुण गले छत पाया ना तेरे हथ बढ़ देंगा बेईमान। तू रथों अब दोनों भाइयों के बीच फिर से झगड़ा हो गया जी। सुनीता परजाई जी आप और इंद्र परजाई मिलकर दोनों को समझा दो जी। अगर ऐसे चलते रहा तो ढाबा बंद करना पड़ेगा। ऐसी बात ना कर भूपी, मैं गल करती हूँ इंदर से, देखते हैं इन दोनों के बीच का मसला कैसे सुलझा सकते हैं। सुनीता भाभी जी मैं भी ना थक गई हूँ इनको बोल बोल के। बहुत हो गई लड़ाई कुलजीत प्राजी से। मेरा भी वही हाल है इंदर, मुझे समझ में नहीं आती कि कुलजीत जी इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। अर्जुन भाई साहब उनके छोटे भाई कोई दुश्मन थोड़ी ना है। भाई साहब ये लड़ाइयाँ कब तक चलेंगी? कौन की लगता है मैं ही लड़ता रहता हूँ। ये फर्क पैदा है कौन लड़ता है, आप या वो? बस ये मुझे बताइए कि हाथापाई कब बंद होगी? जब कुलजीत इंसान की तरह पेश आएगा। वो ठीक है जब ढाबा शुरू किया था तो उसने ज़्यादा पैसे लगाए थे, हमने कम लगाए थे, लेकिन भाभी जी 6 साल हो गए, दोनों की लागत भी वापस आ गई, लेकिन आज भी मुनाफा उसी हिसाब से देता है, ऐसे देता है जैसे भीख दे रहा हो। भाभी जी आप कुलजीत को समझाओ, मेरे नाल नाइंसाफी ना करे। वो मेरी भी एक बेटी है, उसको भी सेटल करना है मैंने। भाई साहब मेरे बच्चे आरती और मोहित सो मैं रोज समझाती हूँ, आज भी समझाऊंगी। वो तू विचना पे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं जी। तो हो खराब, धंधा अपनी जगह है, रिश्तेदारी अपनी जगह और घर अपनी जगह। बच्चे कितने हैं? 9 बज गए। आरती अपने दोस्तों के साथ जॉइंट स्टडी करने गई है। और मोहित? वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया है। वाह जी वाह, उन्होंने कहा और तूने मान लिया। तेनू किਵੇਂ पता कि आरती अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम नहीं रही है और मोहित चरस गांजे के अड्डे पे नहीं पड़ा? मुझे भरोसा है अपने बच्चों पर। अपने पति ते भरोसा नहीं, अपना काम ते सामया नहीं जानता, बच्चा दी ते एक भाल नहीं कर सकती, तो मैनू लेक्चर पे लेक्चर सुना जाती। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि आपके और भाई साहब के बीच के रिश्ते ठीक हो सकते। मुझे इस बारे में ना कुछ सुनना और ना कुछ कहना है। हाय हाय। फिर घर पहुंची थी तो आराम से? हाँ टेक्स्ट नहीं किया, हमेशा करती है। वो खीर एक्चुअली भूल गई। प्रीति नहीं, कैसे? तेरी खीर ना फ्रिज में रख दी है, तेने ठंडी खानी है ना? हाँ मम्मी। बचपन में इस खीर को लेके मेरी और कुलजीत की बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। बिजी मैनू और दे दो, बिजू उसनू ज़्यादा दिए। बिजी हमेशा कुलजीत नू ज़्यादा देती थी, कम दो तो हाथ नहीं लगाता था वो। आज ना मैंने बहुत सारी खीर बनाई है, थोड़ी सी खीर जाकर आप कुलजीत प्राजी को दे आओ। सारी दुनिया ने उसी को खुश करने का ठेका ले रखा है क्या? सारा लालची इंसान मैनू मेरे मुनाफे के पैसे नहीं देता और मैं अपने घर की बनी खीर खवावा। एक ही कोख के जन्मे दोनों भाई हो, जैसे कि अपना हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब एक ना एक दिन तो सुलह होनी है, तो फिर आज क्यों नहीं? तुसी जाओ और जाकर खीर दे आओ, फदिया बनी है। जितनी मर्जी खीर खिला ले तू, इस हिंदुस्तान और उस पाकिस्तान के बीच कभी जहर खत्म नहीं होगा।
अंदर ने खीर भेजी कुलजीत के लिए। आप खुद ही अंदर आके दे दीजिए ना उन्हें। नहीं भाभी जी, खीर के चक्कर में चीर फाड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों लड़ते हो आप दोनों? खत्म कर दो अब ये बैर। किसका फायदा है इसमें? खुदा आया था देने। हाँ जी। पता है, अर्जुन बचपन में भी मुझसे लड़ता था खीर के वास्ते, जबकि बीजी उसकी कटोरी में 2 चमचा ज्यादा खीर देती थी। पर उसका हमेशा ये रोना होता था, बीजी कुलजीते को ज्यादा खीर क्यों देती? ढाबे के मुनाफे का भी यही मसला है। आप दोनों क्यों अपने जिद पे अड़े हुए हैं? एक बार आमने सामने बैठ के साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं खत्म करते इस मामले को? अमृतसर, पंजाब। दिन था 3 अगस्त 2015। आज के बाद बड़ा भाई कुलजीत बस्सी और छोटा भाई अर्जुन बस्सी आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल अर्जुन भाई साहब। सत श्री अकाल भाभी जी। कुलजीत को खीर पसंद आई? खीर तो बहुत पसंद आई भाई साहब, लेकिन आपके पाजी हैं कहाँ? रात भर घर नहीं लौटे। आपके यहाँ ठहरे हैं क्या? सालों हो गए उसको मेरे यहाँ कदम रखे। अजीब बात है, रात को खीर खाई और घर से ये कह के निकले कि आज मैं अपने भाई के साथ बैठ के सारे गिले शिकवे दूर करांगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं भाभी जी। मैं तो आपके घर से अपने घर आया, थोड़ा टीवी शीवी देखा, फिर सो गया अपना। मम्मी जी, पापा जी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है और फोन भी स्विच ऑफ है। हे भगवान, भाई साहब कहाँ चले गए आपके पाजी? की होया जी? बहकी बहकी गल कर रही हैं भाभी जी। कहती हैं कल रात कुलजीत यहाँ आने के लिए निकला था मेरे नाल सुलह करने वास्ते, और फिर घर नहीं लौटा। पर मैंने तो लगा कि खीर देने के बाद आप प्राची के साथ टहलने निकले थे। कुछ भी बके जा रही थी। मैं तो कुलजीत को मिला भी नहीं। भाभी जी के हाथ में खीर पकड़ा के अकेले गया था टहलने, अकेले। मुझसे तो ये कह के निकले थे कि मैं टहलने जा रहा हूँ और अर्जुन से भी मिलांगा। आज किसी भी हालत में सारे गिले शिकवे दूर करके ही घर लौटांगा। कितने बजे होंगे तब? कुछ 9:30 पौने 10 के आसपास। सुनीता, मैं जरा टहल कर आता हूँ। जी। मैं अर्जुन नाल गल करांगा, खत्म कर देंगे ये लड़ाई। मैं जाके सो गई। बहुत थकी थी इसलिए रात को नींद भी नहीं खुली। लेकिन जब सुबह उठी तो देखा कि ये घर लौटे ही नहीं है। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आरती, आरती पुत्र, उठना जरा। सुन तो, तेरे पापा जी कितने हैं? तू रात को कितने बजे आई थी? तेरे पापा जी को देखा तूने? कहाँ गए हैं वो? मैनू क्या पता मम्मी जी, मैं तो 11 बजे आई थी। आप दोनों का बेडरूम बंद था तो मुझे लगा आप लोग सो रहे हो, तो मैं भी सो गई। मोहित, मोहित उठ ना। सुन, तू रात को कितने बजे आया था? क्यों है मम्मी जी? बोल ना, कितने बजे लौटा था? लेट आया था, 1 के आसपास। पापा जी को देखा तूने? नहीं। फिर सुबह मोहित ने बताया कि उनकी कार कहीं दिखाई नहीं दे रही है और फोन भी स्विच ऑफ है। तो मैनू लगा कि शायद ढाबे पे चले गए होंगे, तो मैंने वहाँ भूपी को फोन लगाया, लेकिन भूपी ने भी कहा कि वो वहाँ पहुंचे ही नहीं। सर, कुलजीत बस्सी का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। सुबह से ही स्विच ऑफ आ रहा है जी। मैंने कितनी बार ट्राई किया। आरती, जब रात 11 बजे तुम घर लौटी तो तुम्हारे पापा की कार कंपाउंड में पार्क थी? मैनू पता नहीं सर, वो मैंने ध्यान से नहीं देखा था। वो मैं थोड़ी डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी तुम? सर, वो जॉइन स्टडी के वास्ते मैं अपनी क्लासमेट के यहाँ गई थी। वहाँ थोड़ा लेट हो गया। मैनू लगा कि मम्मी पापा बरस पड़ेंगे, इस वास्ते मैंने अपनी कीस निकाली। मैं चुपचाप घर में एंटर हुई और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने कार के बारे में तो सोचा ही नहीं। मोहित, तुम 1 बजे घर आए
तो तुमने नोटिस नहीं किया कि कंपाउंड में पापा की कार है या नहीं? नहीं सर, मैंने भी नोटिस नहीं किया। मुझे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैंने चुपचाप एंट्री ली और फ़ौरन सो गए। थोड़ा भी शोर होता तो पापा जी जाग जाते, फिर बवाल होता, सवाल पर सवाल। और वो तो घर पर थे ही नहीं, है ना स्मिता जी? जी सर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल हम चारों के पास अपनी अपनी डुप्लीकेट चाबियां हैं और वो भी अपनी चाबी लेके गए थे। कार का नंबर? PB XY 562E, रेड कलर सेंट्रो। ठीक है, हम कार के लिए तुरंत अलर्ट जारी कर देंगे। मोहित, तुम अपने चाचा अर्जुन का नंबर भी दो। सत श्रीकाल पाजी। सत श्रीकाल। कुलजीत की कोई खबर? जी नहीं अर्जुन पाजी, साਡਾ दिल तो बड़ा घबरा रहा है जी। ऐसे कैसे कहीं चले गए? आज तक तो ऐसा कदों नहीं होया सी। ये तो चिंता दी गल है यार, कभी किया नहीं ऐसा। हेलो अर्जुन बस्सी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं साहेब नगर पुलिस थाने से PSI आहूजा बोल रहा हूँ। हाँ जी, दसो जी। तुम्हें तुरंत हमारे थाने आना होगा। इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। क्यों है पाजी? पुलिस स्टेशन तो फोन है, आता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ। भाभी जी, अर्जुन जी कह रहे हैं कि कल रात उनकी प्राची से मुलाकात हुई ही नहीं। खीर देते वक्त तो नहीं हुई थी अंदर, लेकिन वो मुझे कह के गए थे कि मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ और फिर अर्जुन से भी कल कराऊंगा। ये अजीब बात है, टहलने तो अर्जुन जी भी निकले थे, पर अकेले वो तो कह रहे हैं कि प्राची उन्हें मिले ही नहीं। अर्जुन भाई साहब टहलने निकले थे, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सीधा यहाँ से घर गया, टीवी देखा और सो गया। मैं तो आपके घर से अपने घर आया, थोड़ा टीवी शीवी देखा, फिर सो गया अपने। तो आप खीर लेकर गए थे अपने भाई कुलजीत जी के घर? कुलजीत को खीर बड़ी पसंद है जी। वाइफ ने जोर दिया तो देने चला गया था, पर मैं उन्हें मिला नहीं। भाभी के हाथ में खीर दे के वहाँ से निकल गया था। वहाँ से कहाँ के लिए निकल पड़े? अर्जुन जी, आपने अपनी भाभी सुनीता से कहा कि आप खीर देने के बाद अपने घर वापस आए और आपने थोड़ी देर टीवी देखा और उसके बाद आप सो गए। लेकिन आपकी पत्नी का कहना है कि वहाँ से आने के बाद आप थोड़ी देर के लिए टहलने गए। जी हाँ, मैं छोटी सी वॉक पे गया था। इंदर, मैं टहल के आता हूँ। ऐसे गुड मॉर्निंग कहते हैं? तो वॉक पर गए थे आप? जी ऐसे ही, आस पड़ोस में। तो जब आप आस पड़ोस में ऐसे ही टहलने गए तो टहलते टहलते अपने भाई से नहीं टकराए? मिले ही नहीं उनसे? जी नहीं मिला, मैं अपनी कॉलोनी में चक्कर लगा रहा था। आपने अपनी भाभी सुनीता को ये वॉक वाली बात नहीं बताई। आपने उनसे कहा कि आप सीधा घर गए, थोड़ी देर टीवी देखा और सो गए। जी वो टहलने के बाद टीवी देख के सो गया था। ये टहलने वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई सर। बहुत बड़ी बात निकल गई आपके दिमाग से। अर्जुन जी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टहलते टहलते आप अपने भाई से मिले और ये बात भी आपके दिमाग से निकल गई? कुलजीत और मेरे बीच टाबे के मुनाफे को लेके अनबन चल रही है। कई बारी तो हाथापाई भी हो जाती है, तो हमारे बीच कोई भरत मिलाप तो होना नहीं था जी। अगर टहलते हुए कहीं मिल भी जाते तो गलत होनी नहीं थी। खटास है जी हमारे बीच। पर खीर तो मीठी होती है जो आप अपने भाई के लिए लेकर गए थे। बड़ा भाई है मेरा, बिजनेस की लड़ाई है, पर है तो एक ही खून ना सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस की लड़ाई में भाई ने भाई का खून बहा दिया हो? नहीं, आए दिन होता रहता है ऐसा, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। ये कैसी गल कर रहे हैं सर? अपने भाई का कत्ल करने की बात तो मैं सोच ही नहीं सकता। सर, कार ट्रेस हो गई है वाघा रोड पर। वहां से गुजरती पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने रिपोर्ट की है। वाघा रोड से एक कार मिली है। कार अमृतसर तो वाघा जा रही थी। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। सर, हमारी पेट्रोल टीम जब बॉर्डर से वापस आ रही थी तभी उन्होंने ये गाड़ी और लाश देखी। उनके अकॉर्डिंगली ये एक्सीडेंट केस है सर। एक कीवे हो गया चाची जी। मैंने नहीं पता पुत्र, तेरे चाचा जी को भी पुलिस ने कुछ नहीं बताया। मम्मी जी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ।
पता लगाऊंगा कि होया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। संभालिए अपना पाँव में। दो भाइयों में बिजनेस को लेकर अनबन है। एक रात छोटा भाई अपने बड़े भाई की पसंदीदा चीज खीर लेकर उसके घर जाता है। बड़ा भाई खीर खाने के बाद अपने छोटे भाई से सुलह करने के लिए अपने घर से निकलता है और अगले दिन सुबह उसकी लाश मिलती है उसी की गाड़ी में, बॉर्डर के रास्ते पर। सर कल दोनों भाइयों के बीच ढाबे पर काफी घमासान हाथापाई भी हुई है। इसमें नया क्या है? अर्जुन ने खुद कहा होती थी, उसकी पत्नी उसकी भाभी ने कहा होती थी, ढाबे के मैनेजर ने कहा है कि होती थी। लेकिन सर खीर तो रोज नहीं खाई जाती थी। तुम्हारा मतलब है कि खीर का मकसद कड़वाहट दूर करना नहीं था? चाचा जी, कल रात आप पापा जी को कहते ले गए सी? की गल कर रहे पुत्र, मैं तो तेरे पापा नु कल मिले ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। खीर तो सिर्फ एक बहाना था पापा जी को बाहर बुलाने का। आप उनका मर्डर करने आए थे। कैसी गल कर रहा है तू? कुलजीत तेरा पापा होने से पहले मेरा बड़ा वीर था, अहमद भूल। भूल आप गए थे कि आप छोटे भाई हैं। आप उनको अपना दुश्मन समझते थे। ढाबा टेक ओवर करना था ना आपको। कौन हो तुसी? एक्सीडेंटल डेथ? ना, मर्डर। गले में कांच के टुकड़े घुस गए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौत गला घुटने से हुई है। गला दबाकर मारा गया? हाँ, और एक बात। क्या? मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है, नो डाउट। लेकिन अगर गला दबाया नहीं जाता तब भी मौत होती। कैसे? पॉइजन। हमें विक्टिम के खून में जहर के ट्रेसेस मिले। मौत को 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, तकरीबन 12-18 घंटे के बीच। कल 2 अगस्त की रात को कुलजीत 9:30 पौने 10 के करीब अपने घर से निकला और घंटे भर के अंदर ही उसको मार डाला गया। पापा जी उठो ना, पापा जी उठो ना। जहर? ये कैसे हो सकता है सर जी? वो खीर तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, मैंने भी खाई, अर्जुन जी ने भी खाई थी और हमारी बेटी प्रीति ने भी। सर, मैंने भी वो खीर खाई थी और अगर इस खीर में सच में जहर होता तो हमें भी तो अफेक्ट होता ना। देखिए अंदर जी, हम ये नहीं कह रहे कि खीर में जहर आपने मिलाया था, पर खीर तो आपके ही पति लेकर गए थे ना। वो तो मैंने ही उनसे जिद की थी कि वो खीर ले जाए, सुलह होने में मदद होगी। ये क्या हो गया जी? कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब तुमसे बेहतर कौन दे सकता है अर्जुन? जहर अपने साथ लेकर गए थे ना, रास्ते पर मिला है ना खीर में। तुमने अपने भाई के घर के अंदर कदम तक नहीं रखा, अपनी भाभी के हाथों में जहर भरी खीर थमाई और निकल गए। झूठ है जी, बकवास है। मैंने खीर में कोई जहर नहीं मिलाया जी। अर्जुन, कोई और कुलजीत को क्यों मारना चाहेगा? तुम्हें ढाबे के मुनाफे में बराबर का हिस्सा चाहिए था ना, जो सोचा भाई को ही रास्ते से हटा देता हूं, सारा मुनाफा मेरा। नहीं सर जी, मैंने सिर्फ अपने हक का मुनाफा चाहिए था, जो आधा होता है, और अपने हक के वास्ते मैं अपने बड़े भाई का खून नहीं कर सकता जी। तुम्हारे साथ कौन लोग थे और कितने पैसे दिए तुमने उन्हें? मैंने किसी ने कोई पैसे वैसे नहीं दिए जी। मैं बताता हूं, 3 लोग थे। सर, फॉरेंसिक टीम ने पहली रिपोर्ट रेडी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी में कुलजीत के अलावा 3 और लोगों की उंगलियों के निशान हैं। कार के अंदर लाश देखते ही मुझे भनक लग गई थी कि एक्सीडेंटल डेथ का केस नहीं है और ये किसी एक आदमी का काम भी नहीं है। मैंने सिर्फ इतना पता है जी कि मैंने खीर में कोई जहर नहीं मिलाया। मैंने कुलजीत तक कत्ल नहीं किया जी। मैं तो कल रात उन्हें मिला ही नहीं। कल रात जब तू टहलने के लिए गया तब अपने भाई से मिला। तेरी ये खीर की राजनीति खूब रंग है। खीर खाते ही भाई का दिल पिघल गया। सालों से चले आ रहे झगड़े पर मिट्टी डालने के लिए तेरे सामने आ गया, पर उसे क्या पता था कि प्यार भरी इस खीर के अंदर नफरत का जहर भरा है। ऐसा कुछ और सुन, वो तेरे पास आ गया सुलह करने के लिए और तूने कहा भाई ठीक है, चलो ड्राइव पे चलते हैं, गाड़ी तुम निकालो। फिर रास्ते से तूने 2 बंदों को उठाया होगा। वाघा रोड पर पहुंचते पहुंचते कुलजीत का होश जाने लगा होगा और जैसे ही उसका होश गया होगा तूने मौका देखकर गला दबा दिया होगा। फिर गाड़ी की टक्कर कराई। तुम तीनों ने मिलकर इस मर्डर को एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की।
ये मनगढ़ंत गल कर रहे हो जी। आप सोचिए कुलजीत गड्डी क्यों नहीं खालता जी। हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं, रात का वक्त था, आसपास कोई था नहीं, हम कहीं भी बैठ के गल कर सकते थे। गल कर सकते थे, कत्ल कैसे करते? प्लान तो तूने कत्ल करने का बनाया था, और फिर शहर के बाहर एक्सीडेंट का नाटक कैसे करते? देख अर्जुन बस्सी, थोड़ा टाइम दे रहा हूं तुझे, आराम से, शांति से, ठंडे दिमाग से सोच ले और उसके बाद अपना स्टेटमेंट। सर जी मैंने अब तक जो कहा वही सच है जी। एक सच मैं भी कहता हूं अर्जुन बस्सी, हमारा ये पुलिस स्टेशन कुछ कुछ तेरे ढाबे की तरह है। यहां भी हम छीलते हैं, काटते हैं, कूटते हैं और कभी कभी तबीयत से कूटते हैं, भूनते हैं, तरह तरह के तड़के भी लगाते हैं। और कुछ तड़के हमारे यहाँ ऐसे लगते हैं जिनका जायका आदमी जिंदगी भर नहीं भूलता। चाची तुसी जाओ है तो मैनू तेरी मम्मी नाल गल करनी है। वीर जी, मेरे पापा बड़े पापा दनाल ऐसा नहीं कर सकते। भाभी जी, भाई भाई के साथ ऐसा कर सकता है क्या भला? प्लीज पुलिस को बता दीजिए, पापा ने कुछ नहीं किया। पापा ने बड़े पापा को नहीं मारा है। तो फिर किसने किया? भाभी जी, मेरे पति ने। सिर्फ ढाबे में नहीं, तेरे घर में भी पैसा लगा है। फिर भी अर्जुन भाई साहब की एक ही रट लगी रहती, रोज लड़ पड़ते। जीना हराम कर दिया था हम सबका। अब तो खैर, मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये सही है और कुलजीत प्राची गलत थे, प्राची सही थे। फिर अर्जुन जी उनका कत्ल नहीं कर सकते तो फिर खीर में जहर कहां से मिलाते? कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, पुलिस वालों को भी और आपको भी। गलतफहमी तो तेनू हुई है इंदर, जो तुझे अभी भी लगता है। अर्जुन भाई साहब की इतनी लड़ाइयों के बावजूद भी तुझे लगता है कि उन्हें अपने प्राण से था? अगर ऐसा था तो फिर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि यहाँ से सीधे वो घर गए, टीवी देखा और सो गए? सख्त इंटेरोगेशन के बावजूद अर्जुन बस्सी अपना जुर्म कबूल करने को तैयार ही नहीं था। सर, कुलजीत के फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से कत्ल की रात वो अमृतसर से वाघा रोड गया था। और अर्जुन के रिकॉर्ड्स? अर्जुन बस्सी का फोन इस पूरे कांड के दौरान उसके घर पर ही था सर। अर्जुन की बीवी आई थी सर, वो कह रही थी कि अर्जुन को छोड़ दिया जाए। उसका कहना है कि उसका पति अर्जुन इतनी देर के लिए बाहर गया ही नहीं। मुश्किल से 10 या 20 मिनट के लिए ही तो घर से बाहर निकले थे वो। अब इतनी देर में वाघा रोड जाकर अपने भरा को मारकर वो वापस कैसे आ सकते हैं? वाघा रोड पहुंचने में बिना ट्रैफिक के भी आधा घंटा लगता है ना। ये मिसेज अर्जुन बस्सी ना बड़ी स्मार्ट बनती है। कह रही है कि अर्जुन फोन घर पर छोड़कर गया था, बस 20 मिनट की वॉक पर गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमें लंबे वॉक पर भेज रही है, वो भी गलत रास्ते पर। तुम दोनों तो मेरे पे यकीन कर दे हो ना, है इंदर, है प्रीति? मैं अपने बच्चे की सौंख खा के कहता हूं, मैंने जहर नहीं मिलाया, ना ही कुलजीत को मारा, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। पैसा क्या नहीं करवाता है उषा? जुर्म का सबसे कॉमन मोटिव होता है पैसा, और अर्जुन की तो दुखती रख था। उसके हिसाब से उसका बड़ा भाई कुलजीत उसे उसके हक के पैसे नहीं दे रहा था। शायद ये दोनों सिर्फ कहने के लिए भाई थे। इन दोनों का असली रिश्ता पैसों के साथ था। जी हाँ सर, और वैसे भी इन दोनों के बीच भाइयों वाला रिश्ता नजर तो नहीं आता। वो ठीक है कि ये लोग आस पड़ोस में रहते थे, रोज ढाबे में मिलते थे। सर, आसपास के लोगों के मुताबिक इन दोनों की ज्यादातर मीटिंग्स लड़ाई झगड़े या गाली गलौज पर ही एंड होती थी। और अर्जुन पर शक ना करने का भी तो कोई ठोस कारण नहीं मिला। लेकिन सर, 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे खटक रहे हैं। पहला, कुलजीत ने अपनी पत्नी से कहा कि वो वहां अर्जुन से मिलने के लिए जा रहा है, सुलह करने। मैं अर्जुन नाल गल करांगा, खत्म कर देंगे लड़ाई। लेकिन जब अर्जुन खीर देकर घर लौटा, उसने तो अपनी पत्नी से कहा नहीं कि वो अपने भाई से मिलने वाला है। क्यों कहता? यही तो उसकी चाल थी। ये उसके पास अलबाई रहती ना,
कि वो बस ऐसे ही अपने में वॉक करने गया, अपने भाई से मिला ही नहीं? सर अर्जुन और कुलजीत के बीच ना तो कोई कॉल हुआ, ना ही कोई बातचीत हुई। फिर अर्जुन को कैसे पता चला कि कुलजीत उससे मिलने के लिए आ रहा है? दो लोगों को अपने साथ में लेना, वाघा रोड पर जाना, कत्ल करने के बाद उसे एक्सीडेंट का रूप देना, ये सारी प्लानिंग कब और कैसे हुई सर? दूसरा पॉइंट सर, अगर अर्जुन ने उसे जहर दिया होता तो वो अपने भाई से मिलने के लिए बाहर क्यों जाता? वो इंतजार करता डेथ बाई पॉइजनिंग के लिए। तुम्हारे दोनों पॉइंट्स में दम है। एक बात और है सर, इन दोनों भाइयों की दुश्मनी से सारे लोग वाकिफ थे। मोहल्ले वाले, बिरादरी वाले, ढाबे वाले, ढाबे के कस्टमर, सभी लोग। अभी अर्जुन इतना तो जानता ही था कि अगर वो वहां खीर में जहर मिलाकर देगा तो 100% पकड़ा जाएगा। और फिर सर ये खीर सुनीता, आरती या मोहित ये लोग भी तो खा सकते थे। फिर वो ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करता? ऊपर से अपने साथ दो लोगों को और शामिल करना, इतना बड़ा ड्रामा करना। मतलब सर इस खीर में जरूर कुछ काला है। तुम्हारी बात सही है आहूजा। दुश्मनी का तंदूर गरम देखकर आई थिंक किसी तीसरे ने अपनी रोटी सेक ली है। परजाई जी सत श्री अकाल। ये सब क्या हो रहा है? 3 दिन की कलेक्शन सिर्फ 1300। की करिए परजाई जी, काम बड़ा मंदा चल रहा है। आजू बाजू 2-3 नए ढाबे खुल गए हैं जी। आप मैंने थोड़ा सा और टाइम दो, मैं कुछ चक्कर चलाऊंगा। मम्मी जी आज थोड़ा लेट होगा। ठीक है। क्या इस बात की संभावना थी कि किसी ने दो भाइयों के बीच की दुश्मनी का फायदा उठाया था? यह सच्चाई यह थी कि अर्जुन बस्सी एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी था और वो पुलिस को गुमराह करके एक अलग ही एंगल पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन यह अलग एंगल क्या हो सकता था? हेलो, हाँ जी, नवीनपुरी बोल रहा हूँ जी। जी हाँ, यहीं अमृतसर का रहने वाला हूँ जी। अब हाँ जी, जानता हूँ जी। जी जी जी, मैं आ जाऊँगा जी। मैं वो लंच के बाद आऊँ तो चलेगा जी? ठीक है जी, मैं मिलता हूँ जी। सुनीता जी, आपका बेटा मोहित कहाँ है? जी वो घर पे है। और बेटी आरती? वो भी घर पे है। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सुनीता जी, हमें आपके बारे में और मोहित के बारे में डाउट ही नहीं है। हमें बस आरती का इन्वॉल्वमेंट समझना है।
हम लोगों ने आप लोगों को शक के बिना पर गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि पूरे दावे के साथ गिरफ्तार किया है कि तुमने अपने पिता और आपने अपने पति की हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खीर के जहर को तो छांट निकाला, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है उस जहर को जानने में जो तुम लोगों के अंदर बुलबुला रहा था। ना, ये तो कतई मत कहना कि सच कह रहे हैं हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बेकसूर है हम लोग। वो सब फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है। जिस आदमी ने एक्सीडेंट का ड्रामा रचने में तुम लोगों की मदद की, तलचीत सिंह, वो आदमी इस वक्त हमारी कस्टडी में है। हेल्पर नंबर 2 जितेश वर्मा, अभी तक हमारे हाथ नहीं लगाए, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी अंदर हो। हमें आपके देवर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन कई ऐसी बातें थीं जो इस तरफ इशारा कर रही थी कि शायद आपने मर्डर करवाया हो। हेलो, नवीनपुरी। हाँ जी, नवीनपुरी बोल रहा हूँ जी। तुम अमृतसर के रहने वाले हो? हाँ जी, यहीं अमृतसर का रहने वाला हूँ। मैं साहिब नगर पुलिस थाने से PSI आहूजा बोल रहा हूँ। क्या तुम सुनीता बस्सी को जानते हो? हाँ जी, जानता हूँ जी। इस नवीनपुरी से आप 2 साल पहले मिली थी किसी शादी में। आप चुपचाप अकेली बैठी थी, ये नवीन आपके सामने आकर बैठ गया। आप दोनों की आंखें मिली और पहली नजर का प्यार, ऐसा कुछ हो गया था हम दोनों के बीच। सुनीता शादीशुदा है, बच्चे हैं, फिर भी अकेली थी, थक चुकी थी, दुखी थी उस जल्लाद के टॉर्चर से। है कौन है जिदे नाल तू गल्ला कर दी और मेरे आते ही फोन काट देती? कोई भी तो नहीं, वो मेरी कॉलोनी वाली सहेली, उसका फोन था। सहेली? जी। सहेली का ना की नवीनपुरी? इत्थे मैनू फिक्र होंदी है कि मेरे बच्चे गलत लाइन ते ना चले जाओ। तू ते पूरी दी पूरी आउट ऑफ लाइन हो गई। बेशर्मी नू भी शर्म आ जाए। 2.5 घंटे में 250 मैसेज। जी। कल जब तू टीवी देख रही थी ना, अपना फोन इत्थे भूल गई सी और तेरा फोन मैंने देख लिया। पढ़ ली तेरी हवस की पूरी स्टोरी नवीनपुरी के साथ। गंदगी में डूबी, बेहयाई में लिपटी एक अधेड़ उम्र की औरत कमली हुई जा रही है अपनी तारीफों सुन के। जो कुछ भी चल रहा है ना, फोन रोमांस, यदा खात्मा करो, नहीं तो खान उधेड़ देगा। एक्चुअली हम लोग बहुत आगे निकल चुके थे, हमारे बीच संबंध बन चुके थे। कुलजीत के घर पर मिलते? जी, बच्चों के और कुलजीत के घर से बाहर जाने के बाद, लेकिन फिर वो मैसेजेस पकड़े जाने के बाद हमारा मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तो मिलने में आसानी रहे इस वजह से तुमने कुलजीत को मरवा दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ सर कुलजीत मारा गया था, लेकिन इसमें सुनीता का इन्वॉल्वमेंट है ये मुझे नहीं पता था। श्योर? कोई अंदाजा नहीं था? रब्बी हो सर, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। और सर अगर सुनीता इस सब में इन्वॉल्व है तो मैं क्या कहूँ सर, बहुत गलत किया उसने सर। बहुत गलत, बहुत शौकी। इसलिए नहीं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया, बल्कि इसलिए कि इस कत्ल में आपका साथीदार कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा था, मोहित। सर, और एक झूठ सामने आया है। क्या? ये कुलजीत बस्सी का बेटा मोहित, इसने बताया था कि 2 अगस्त की रात को 1 बजे घर वापस लौट कर आया था, जबकि 9:30 बजे से ये रामकिरण कॉलोनी अपने घर में ही मौजूद था। 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक मोहित अपने घर पर ही था? नहीं सर, 11 बजे तक। उसके बाद इसकी लोकेशन वाघा रोड क्राइम सीन पर थी। 2 अगस्त की रात को 8:45 बजे से अपने दोस्त दलजीत को फोन किया और उसके बाद दलजीत और मोहित दोनों क्राइम सीन पर थे सर। इसका मतलब जहर घर में ही था? घर में और घर वालों में सर। घरेलू जहर था, है ना? उस रात अगर अर्जुन खीर लेकर आपके घर नहीं आता तो भी वो कुलजीत की आखिरी रात होती, नहीं? मोहित साडा जानी दोस्त है और ये कुलजीत बस्सी तो मतलब उसकी जानदार दुश्मन बन गया था। कैसे? इतना शक, इतनी सख्ती कि बंदा सांस भी ना ले पावे सर जी। ये जहर का आइडिया कहाँ से आया? सर आइडिया उनके दिमाग में आया, जहर की शीशी में लेके आए सर जी। उस रात मोहित की मम्मी उसके पापा को खिलाने वाली थी, कब कैसे वो मैंने नहीं पता सर। नवीन, उसे पता चल गया है। लेकिन अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, थोड़ा सख्ती से पेश आ रहा था मेरे नाल। अब हम यहाँ घर पे नहीं मिल सकते,
कहीं बाहर मिलना होगा। क्या हुआ पुत्र? तू इतनी टेंशन में क्यों लग रहा है? मैनू, आपका टेंशन पता है मम्मी जी। क्या पता है तुझे? बोलना, क्या पता है तुझे? नवीन पुरी जो यहाँ आते रहता है, लेकिन इस सब में गलत क्या है? आपने जो किया वो सही तो किया। ऐसे शैतान नाल आपने इतने साल कैसे काट दिए मम्मी जी? मैं उनके नाल, उनके मुट्ठी में, उनके नीचे नहीं जी सकता। हर चीज की एक लिमिट होती है मम्मी जी। मतलब उनसे बात करो तो गाली, पैसे मांगो तो गाली, हर चीज में उनकी मनमानी। मम्मी जी, मैनू, तुहानू और शायद आरती इस जेल से निकलना हो। इस आदमी नू हमारी जिंदगी से निकालना होगा। कैसे? 2 अगस्त की रात को कुलजीत बस्सी के कत्ल की सारी प्लानिंग उसकी पत्नी और बेटे ने कर ली थी। उस रात सुनीता को कुलजीत की लस्सी में जहर मिलाना था। घर की घंटी बजी। इंदर ने खीर भेजी कुलजीत के लिए। खीर का आना और वो भी अर्जुन के हाथों इस प्लान के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ और सुनीता और मोहित को एक बना बनाया मर्डर सस्पेक्ट मिल गया अर्जुन बस्सी के रूप में। ये इतना सारा जहर आपके और आपके बेटे मोहित के अंदर ही भरा था या फिर आपकी बेटी आरती के अंदर भी भरा था? उस रात कंपाउंड में उसने सच में अपने पापा की कार नहीं देखी थी या फिर उसने हमें झूठा बयान दिया? जी नहीं सर, इस सब के बारे में आरती को कुछ मालूम नहीं था। बुरा बर्ताव तो उनके खून में था। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ भाई साहब के साथ इस तरह पेश आते थे। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे और मोहित को तो वो रोज जलील करते थे। हर वक्त जीना हराम करके रख दिया था। तो अब कौन सी आप आजाद खुशियों से भरी जिंदगी जिएंगे? आपके बेटे की जिंदगी तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और आपकी खत्म होने में कई साल बाकी। आपने इतना बड़ा जुर्म करने की हिम्मत उठाई तो क्या अपने पति से एक सीधा साधा डिवोर्स मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी? अपने बेटे के गलत ख्यालों को सुधारने की हिम्मत नहीं कर सकी? सर मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी लड़ाई है, पर इन्नी भी नहीं कि मैं उन्हें जहर दे दूं। मैंने भी तुमसे कहा था कि इस बात का हमें बहुत ताज्जुब नहीं होगा कि अपनों ने अपनों का खून बहाया। इस केस में पहले हमें लगा कि एक भाई ने एक भाई को जहर दिया, पर देर आए दुरुस्त आए। एक माँ और बेटे ने मिलकर अपने पिता और पति को जहर दिया। चाचा जी ढाबा बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे और आपको सुनकर ताज्जुब होगा वो मुझे उतना ही हिस्सा दे रहे हैं जितना पापा जी का बनता था। मम्मी जी, माना कि पापा थोड़े सख्त थे, पर क्या वो वाकई ऐसे थे जिसके लिए आप और भैया इस हद तक चले गए? जितेश वर्मा इस केस का चौथा आरोपी अब तक फरार है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए मैनहंट लॉन्च किया है। कार से पाए गए फिंगरप्रिंट्स मोहित बस्सी और दलजीत के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए। पूरी छानबीन के बाद पुलिस ने नवीन पुरी को क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जो ये साबित कर सके कि नवीन को सुनीता के इस मर्डर प्लान के बारे में जरा सी भी भनक थी।
मैंने 4:30 बजे काम खत्म किया। 15 मिनट में सब कुछ समेटा और 4:45 बजे बैंक से बाहर निकला। मेरा ब्रांच इंदिरा नगर इलाके में, घर नील चौक में। मैं घर पैदल लौटा। लगभग 20 मिनट लगते हैं घर पहुंचने में। 5:05 हुए होंगे जब मैं घर पहुंचा। कल यानी 10 जुलाई को आप ऑफिस पैदल गए थे? जी। क्यों? बस यूं ही। आपकी पत्नी सरिता, उन्होंने सुबह कुछ कहा था आपसे? ऐसा कुछ अलग से तो नहीं कहा, बस वही रेगुलर 8:30 को रोज की तरह नाश्ता हुआ। लीजिए। ओहा, ग्रेट। टीना सो रही है? उठ तो गई थी, लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग टीना बेटू, हाउ आर यू? फाइन पापा। देखिए आपकी मम्मा ने पोहा बनाया, आपका भी फेवरेट है ना ये तो। अब जब तक टीना अपना नाश्ता और दूध नहीं खत्म कर लेती तब तक आप भी ऑफिस नहीं जाएंगे। प्लीज टीना बेटू ऐसा मत करो। जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, नहीं तो पापा को सजा मिलेगी। रोज जैसा दिन था। लेकिन रोज जैसी शाम नहीं थी। हमें फोन करके बुलाया गया और जब हम आपके घर पहुंचे तो पीछे का दरवाजा खुला लगता है। चेक करो, मैं बेडरूम में देखता हूँ। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे देखना है कि मेरी वाइफ और बेटी कहाँ है। सर जी पूरे घर में खून फैला हुआ है, क्राइम सीन है ये। बेहतर ये होगा कि आप अंदर न जाएं। पर इतनी खामोशी क्यों है अंदर? उनकी आवाजें सुनाई क्यों नहीं दे रही? धीरज जी संभालिए अपने आप को। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। शाम तकरीबन 6:15 बजे आपके पड़ोसी ने हमें फोन किया। उससे पहले क्या हुआ? वही जो मैंने आपको बताया सर। 5:05 पर मैं घर पहुंचा। आपके पास घर की चाबियां नहीं थी? जरूरत नहीं पड़ती थी, सरिता हमेशा घर पर ही रहती। आगे क्या हुआ? सर मैंने घर का मेन स्विच ऑफ कर दिया। घर का मेन स्विच क्यों ऑफ किया आपने? क्योंकि सर मुझे लगा कि सरिता ने बेडरूम का एसी ऑन कर रखा होगा। तो हमारा एसी शोर बहुत करता है, मुझे लगा शायद डोरबेल सुनाई नहीं दे रही उसे। और आपकी बेटी टीना, वो भी अक्सर शाम को 6 बजे गहरी नींद में सो जाती थी? जी नहीं, वो मेंटली और फिजिकली चैलेंज थी। खुद उठकर दरवाजा नहीं खोल सकती थी। तो ये मेन स्विच ऑफ करना आपका रूटीन था? अक्सर होता था। आगे? मैंने कल भी मेन स्विच ऑफ कर दिया। सरिता को फोन लगाया उसके मोबाइल पर वो उठा नहीं रही थी। फिर मैं फिर से दरवाजे के पास गया। सरिता, सरिता! लगभग आधा घंटा हो गया था। सरिता को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। फिर मैं ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ गया। सरिता! 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 अब मुझे टेंशन होने लगी
कि आखिर हुआ क्या है अंदर, क्योंकि सरिता कहीं बाहर तो जाती नहीं थी टीना को अकेला छोड़कर। सरिता! 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 टीना! धीरज जी, क्या हुआ धीरज जी? पता नहीं रतन जी, क्या प्रॉब्लम है? पिछले 45 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ, सरिता दरवाजा ही नहीं खोल रही है। अंदर खून है जमीन पर। खून? रतन जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पुलिस को बुलाते हैं। सरिता! मेरे पड़ोसी रतन कुमार ने आपको फोन किया था सर, फिर आप लोग आ गए। आइए सर। सर दरवाजा अंदर से बंद है, चाबी मेरे पास नहीं है। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दीजिए सर, मेरी बेटी और बीवी अंदर है सर, प्लीज। वैसे हो जा, 1 मिनट रुकिए। अंदर खून, जाहिर सी बात है कुछ हुआ, हमें चेक करने दीजिए प्लीज। लोकेश। जी सर। आपके पास घर की चाबियां नहीं थी? नहीं थी, मैंने बताया आपको। लेकिन आपने हमें यह नहीं बताया कि आपके घर के पीछे भी एक दरवाजा है। क्या हमें आपके घर के अंदर मेन दरवाजा तोड़कर दाखिल होना पड़ा? वो निकल गया दिमाग से। लेकिन पीछे का दरवाजा हमें खुला हुआ मिला। सर पीछे का दरवाजा खुला हुआ है सर, ये सारे पैरों के निशान बाहर की तरफ जा रहे हैं। टायर्स के निशान, कातिल शायद 2 व्हीलर से इस तरह भागा होगा, या भागे होंगे स्कूटर या बाइक। सर पैरों के निशान वहां तक जा रहे हैं और वहां से वापस फिर स्कूटर की तरफ आ रहे हैं। FSL बुलवाओ और क्राइम सीन सिक्योर करवाओ, पूरा एरिया अंदर बाहर एक एक कोना सर्च करवाओ। ऑब्वियसली ये दरवाज़ा आप लोगों ने तोड़ा है, तो ये दरवाज़ा एविडेंस लिस्ट में नहीं होगा। करेक्ट। इस दरवाजे पे कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। मैंने भी सबसे पहले यही नोटिस किया था। सर यहाँ कुछ है। जब हम किचन स्कैन कर रहे थे ये चीजें मिसिंग लग रही हैं। कातिल ने शायद विक्टिम सरिता आहूजा के सर पर इन्हीं से वार किया होगा। उसके बाद उसने सारे एविडेंस यहाँ डंप किए होंगे, फिर वापस वहाँ गया और 2 व्हीलर लेकर निकल गया। और यहाँ गार्डन की मिट्टी कातिल के फुटवेयर से चिपक गई होगी। हम खून से सने हुए फुटप्रिंट्स के ट्रेसेस ले लेते हैं, टेस्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि अटैकर या अटैकर्स के पास एक थैली या एक बैग और भी रहा होगा जिसमें चोरी का हुआ सामान उन्होंने रखा और भाग गया या फिर भाग गए, क्योंकि बेडरूम में काफी उथल पुथल है। लॉकर में कुछ कैश या ज्वेलरी था? एक बार मैं अपनी बेबी और बेटी को देख सकता हूँ। आपको उस घर में रहते हुए तकरीबन 20 साल तो हो गए हों। जी हाँ। लेकिन आपके घर के पीछे एक और दरवाजा भी है, ये आपको याद नहीं आया? नहीं आया याद। सर जब खिड़की का कांच तोड़कर मैंने अंदर खून देखा तो मेरी सोच सुन पड़ गई थी।
फुटप्रिंट्स के बगल में भी खून की बूंदें थी और मेरा अनुमान है कि फुटप्रिंट्स और उसके बगल वाली बूंदों के ब्लड ग्रुप्स आपस में मैच नहीं होंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चाकू टूटा हुआ है, आधा चाकू विक्टिम सरिता के एब्डोमेन में लॉन्च और उसका ये हैंडल जो हमें उस बैग से मिला, ये दोनों आपस में मैच करते हैं। इसका मतलब ये एक ही चाकू। सर, मैंने कातिल की संभावित मूवमेंट्स और क्या क्या हुआ होगा उसका एक रफ मैप बनाया है। 30 मिनट्स में प्रेजेंट करूंगा। जल्दी करो। टीना की बॉडी हमें उसके बेड पर मिली थी। मरने से पहले टीना ने काफी स्ट्रगल किया। ये देखिए नाखून। विक्टिम ने कातिल को खरोचा है। न माँ पर हुआ न बेटी पर। माँ और बेटी की मौत के बीच में ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं रहा होगा। लगभग कुछ नहीं। 10 जुलाई की शाम को 3 और 4 बजे के बीच ये दोनों मर्डर्स हुए और अगर अपर लिमिट पकड़े तो 4:30। हस्बैंड धीरज आहूजा ने हमें बताया कि वो अपने घर 5:05 पर पहुंचे थे और वो बैंक से निकले थे तकरीबन 4:45 बजे। भैया कल शाम को हुए हैं सब और आपने हमें आज बताया। उमेश, मैं होश में नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर में जीजू, जीजू मेरी कल ही तो बात हुई थी सरिता दीदी से, तब सब कुछ ठीक था। ये अचानक कैसे हो गया? पता नहीं करुणा, पता नहीं। मैं बस ऑफिस से घर लौटा और धीरज जी, आपने अभी तक बताया नहीं कि घर में से क्या क्या चोरी किया गया हो सकता है। सारी ज्वेलरी हमारी बैंक लॉकर में रहती है। घर में कैश था लगभग 25,000 रुपए। ये 25,000 कैश आपने आजकल में रखा था या पहले से यहाँ पे मौजूद था? 4 दिन पहले विथड्रॉ किया था। सर, 1 मिनट। सर, इस कॉलोनी में तो सीसीटीवी नहीं है, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग में भी हाल ही में सीसीटीवी लगाया गया है। एक काम करो, कल यानी 10 जुलाई के सारे दिन की सीसीटीवी फुटेज मंगवा लो। इनफैक्ट कुछ दिन पहले की भी मंगवा लो। जी सर। शायद सर कातिल का इस घर में बार-बार आना जाना रहता था। हो सकता है। घर में फोर्स एंट्री के निशान तो है नहीं। ये सामने वाला दरवाजा तो खैर हमने ही तोड़ा है, जरूर पिछले दरवाजे से आया होगा। ये मुझे चोट आई जब मैंने खिड़की से पर्दा हटाने की कोशिश की। जीजू, सरिता दीदी से कल कोई मिलने आने वाला था क्या? मुझे उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। नीलेश ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया है और मेरा और आपका अनुमान लगभग एक जैसा ही। आंसर, क्राइम सीन पर 2 ब्लड ग्रुप सैंपल्स मिले। पहला AB पॉजिटिव और दूसरा है O पॉजिटिव। AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। विक्टिम सरिता आहूजा का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव था और उनकी बेटी टीना का A पॉजिटिव। और क्योंकि टीना का खून तो बहा ही नहीं था, इसलिए O पॉजिटिव शायद कातिल का ब्लड ग्रुप। ये फुटप्रिंट वाला ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है जो कि सरिता का था, और उसके बगल में ये जो ड्रॉप्स हैं इसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। मतलब कातिल जख्मी हुआ और ये खून की बूंदें उसके जख्मी राइट हैंड की शायद। क्वाइट पॉसिबल। वो अपने इंजर्ड राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़कर बेडरूम नंबर 2 से बेडरूम नंबर 1 की तरफ गया होगा और इस दौरान दोनों जगह लेफ्ट हैंड की उंगलियों के निशान हैं। अंगूठे की पोजीशन से पता चला कि ये फिंगरप्रिंट्स लेफ्ट हैंड की है। लॉकर चाबी से खोला गया, तोड़ा नहीं गया, कोई फोर्स नहीं। लॉकर की चाबी कबर्ड में रहती है, कपड़ों के नीचे। जो कातिल को पता थी। कातिल आपकी जान पहचान का ही है धीरज? मेरी जान पहचान का? या फिर शायद आपकी फैमिली की जान पहचान का? कोई जान पहचान का आदमी मेरी सरिता और टीना को क्यों मारेगा? कल ही सरिता दीदी से कह रही थी कि अगले हफ्ते में उन्हें मिलने आ जाऊंगी। काफी दिन हो गए थे उनसे मिली नहीं थी, और आज जब आई हूं तो दीदी टीना
आपका ब्लड ग्रुप क्या धीरज? मेरा ब्लड ग्रुप? जी, आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। पर क्यों? किचन में ब्लड के फुटप्रिंट वाले कोई निशान नहीं है। इसका मतलब कातिल ने विक्टिम सरिता के सर पर बेलन से वार शायद किचन में किया हो। ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। श्योर, लेकिन हमारी हाइपोथेसिस, हमारा अनुमान हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकते, क्योंकि किचन में ब्लड की कुछ ही ड्रॉप्स मिली हैं, जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, जो कि सरिता का ब्लड ग्रुप है। सर पर वार होते ही सरिता खुद को बचाने के लिए किचन बेडरूम की तरफ भागी होगी, खुद की और बेटी की फिक्र में, और कातिल ने शायद चकला उठाकर उसका पीछा किया। फिर उसने चाकू से सरिता पर स्टैबिंग। ये चाकू कातिल अपने साथ लेकर आया होगा? नो, ये चाकू सरिता के किचन का ही है। अच्छा। सरिता किचन में थी, आटा गूंदा हुआ था, सब्जियां काटी जा रही थी, खाना बनाने की तैयारी हो रही थी जब अटैक हुआ। ये चाकू कातिल ने वहीं से उठाया होगा। चाकू घर का ही है, मैंने क्रॉस चेक करवाया है। जी हाँ, हमारी किचन का है। कातिल ने सरिता के सर पर बेलन से वार किया किचन में। उस दौरान उसका राइट हैंड इंजर्ड हुआ होगा और चाकू का एक हिस्सा सरिता के पेट में रह गया। उसके बाद उसने टीना को भी मार डाला, लेफ्ट हैंड से गला दबाकर। जिस वक्त टीना पर अटैक हुआ वो अपने बेड पर सो रही थी। टीना ने फाइट बैक किया लेकिन बच नहीं पाई। कुछ ऐसा ही हुआ होगा। कातिल पक्का राइट हैंड में इंजर्ड हुआ होगा। मैंने टीना के गले पर पड़े मार्क्स के प्रिंट्स को ब्लो अप किया, लेफ्ट हैंड का निशान। इसी लेफ्ट हैंड से उसने कबर्ड खोला और फिर कपड़ों के ढेर के नीचे से लेफ्ट हैंड से ही उसने लॉकर की चाबी निकाली और फिर लेफ्ट हैंड से ही लॉकर खोलकर उसमें से 25,000 रुपये में निकाल लिए। उसके बाद कातिल ने सारे अहम सुराग इकट्ठे किए और घर के पीछे वाले गार्डन में फेंक कर चला गया। सब कुछ बाएं हाथ से किया गया। पीछे का दरवाज़ा खोलना, बैग फेंकना। मैंने मिस्टर आहूजा से कंफर्म किया है, वो बैग भी इसी घर को बिलोंग करता है। और घर के पीछे वो जो टायर के निशान मिले, वो किसी बाइक के नहीं बल्कि किसी गियरलेस स्कूटर के टायर के निशान। जी नहीं, ये कंपाउंड वाले स्कूटर के टायर के निशान नहीं है। मैंने कत्ल वाली रात को उस स्कूटर की पूरी स्कैनिंग की थी, टायर एक एक पुर्जा स्कैन किया था। ये मिस्टर आहूजा का स्कूटर नहीं है। तो धीरज आहूजा ने किसी और स्कूटर वाले को सुपारी दी अपनी बीवी और अपनी फिजिकली और मेंटली चैलेंज बेटी को मारने की। वेल इंस्पेक्टर, अब यहाँ से आपका डिपार्टमेंट है। मेरा काम था क्राइम सीन रिक्रिएशन की ब्लूप्रिंट तैयार करना, और अभी तक की डिटेल है कि कातिल एक सिंगल आदमी है, उसके राइट हैंड में चोट लगी है और उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। क्राइम सीन पर मिले सुरागों को बड़ी ही बारीकी से स्टडी करके फोरेंसिक टीम ने इस हत्याकांड का एक तरीके से एक्शन रिप्ले रचा। अब यह जानना था कि कातिल कौन था, उसने ये डबल मर्डर क्यों किए, और क्या ये 25,000 रुपए की चोरी सिर्फ एक पर्दा था पुलिस को गुमराह करने के लिए। और अब पुलिस कैसे पहुंचेगी कातिल तक? मैंने सुपारी दी अपनी बीवी और बच्ची को मरवाने के लिए। धीरज जी, इतना तो पक्का है कि सिंपल चोरी के दौरान हुए मर्डर्स का केस तो नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैं यही कह रहा हूं कि ये दोनों मर्डर्स आपने करवाए, क्योंकि घर के अंदर कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। कातिल को घर के अंदर वेलकम किया गया, और यह भी हो सकता है कि आपकी पत्नी उसी के लिए खाना बना रही थी। आपकी पत्नी सरिता जी ने अटैक एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और आपकी बेटी टीना, जो कि पहले से ही फिजिकली और मेंटली चैलेंज थी, उसने स्ट्रगल तो की लेकिन फिर भी खुद को नहीं बचा पाई। और मैंने अपनी टीना और बीवी को मरवाया, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। किस बेसिस पे? कि मेरी बीवी खाना बना रही थी। लॉकर की चाबी की लोकेशन किलर को पता थी, क्योंकि मुझे पीछे के दरवाजे के बारे में ख्याल नहीं आया था। हम पिछले 10 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और धीरज जी और उनकी फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि टीना दिमागी तौर पर कमज़ोर थी। सरिता जी का लगभग सारा समय उसी को संभालने में ही जाता था। धीरज आहूजा और सरिता आहूजा के बीच संबंध कैसे थे? संबंध तो अच्छे ही थे। हाँ, वैसे कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन क्या है ना, सरिता जी बहुत बड़े फैमिली को बिलोंग करती थी। मेरा मतलब है पैसे वाली फैमिली से, और धीरज जी हमारे जैसे वर्किंग क्लास। पर शारदा, ये तब की बात है जब उन लोगों की शादी हुई थी। शादी के इतने सालों बाद ऐसी कोई भी बात नहीं थी। पर आप सोचिए ना जरा, सरिता जी हमेशा कार में ट्रैवल करती थी और धीरज जी हमेशा स्कूटर पे दिखाई देते थे। हम सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर कोई बात रही भी होगी तो पति पत्नी के बीच में रही होगी। पति पत्नी के बीच?
ये आपके घर के सामने वाली बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज है। ये 10 जुलाई की सुबह को आप अपने घर से ब्रेकफास्ट करके बैंक के लिए निकले। और उसी शाम 5:02 पर आप बैंक से घर लौटे, और वो भी पैदल। पर आप ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि धीरज जी कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है सर? आपके सुबह बैंक जाने से लेकर शाम घर लौटने तक हमें आपके घर के पास शक करने जैसा कुछ नहीं दिख रहा। कातिल आपके घर के अंदर पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ, पर अफसोस पीछे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और ये बात शायद कातिल को अच्छी तरह से पता थी। आपके घर की बैक साइड कन्वीनियंट है किसी के भी आने के लिए। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, पंप हाउस है, डेड एंड सा, और एक पतली सी गली है जो चौल से गुजरकर सीधी आपकी कॉलोनी में दाखिल होती है। जाहिर सी बात है, कुछ चुपके से आया और चुपके से चला गया, और कोई नहीं देख पाया, और यही हुआ। आप अभी भी ये साबित करना चाहते हैं कि मैंने किसी को बैक साइड से अपने घर भेजा सरिता और टीना का मर्डर करने? हम पिछले 3 दिन की नहीं बल्कि 1.5 हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुके। तो हमने देखा कि आप हर रोज सुबह अपने घर से बैंक स्कूटर पर जाते हैं और स्कूटर पर ही वापस आते हैं, और आपके वापस आने का टाइम होता है तकरीबन 4 से 4:30 के बीच। लेकिन 10 जुलाई की सुबह आप अपने घर से बैंक पैदल चलकर गए और पैदल ही वापस आए, और आपके लौटने का वक्त है 5:02। आपकी रोजाना की टाइमिंग से लेट, अच्छा खासा लेट, आधा घंटा। आप भी सर्विस ही करते हो? कभी बैकलॉग नहीं होता? कोई अर्जेंट काम, फाइलिंग रेडी करना, भेजना? वाकिफ होंगे इस सबसे? बहुत अच्छी तरह से वाकिफ। इसलिए हमने आपके बैंक के स्टाफ से बात की। किसी को भी आपके बैंक में आधा घंटा ज़्यादा रुकने पर शक नहीं, क्योंकि आप बैंक के मैनेजर हैं। पर आपको शक है मेरे ओवर टाइम करने पर, मेरे पैदल घर लौटने पर, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने जानबूझकर किया? हमें तो लग रहा है, और हमें शक है, पूरा शक है, और आप साबित कीजिए कि हमारा यह शक बेबुनियाद है। सर, इस बात पर कोई शक नहीं है कि हमारी फैमिली और जीजू की फैमिली में हमेशा से क्लास डिफरेंस रहा है। हमारी फैमिली वेल ऑफ है, जीजू की मिडिल क्लास। तो इस डिफरेंस से आपके जीजू को कोई तकलीफ होती थी? 23 साल की शादी थी सर, एडजस्ट हो गए थे। पक्का एडजस्ट हो गए थे? देखिए सर, मेरे जीजू बहुत ही सिंपल इंसान है, पर बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने लिए एक पोजीशन बनाई है। तो आपके जीजू की ये पोजीशन सरिता जी के लिए काफी थी? दीदी ने कभी अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं किए। घर में एक एसी चाहिए थी तो एसी लग गई थी। दीदी को कार की आदत थी, जीजू को नहीं थी, फिर भी उन्होंने दीदी के लिए कार खरीदी। दीदी हमेशा कार से ही आती जाती थी हर जगह, पर जीजू कार इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके कुछ उसूल हैं, वो उनके हिसाब से ही चलते हैं। टीना क्या? टीना हैंडीकैप थी ना? सर, आप ये कहना चाहते हैं कि टीना का स्पेशल चाइल्ड होने की वजह से उन दोनों के बीच कुछ तनाव? नहीं सर, वो दोनों टीना को बहुत प्यार करते थे। देखिए करुणा जी, डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, क्या टीना उन पर बोझ थी? ऑफ कोर्स नॉट। हमारी फैमिली, जीजू की फैमिली, जीजू के भाई उमेश जी, उनकी वाइफ रितु जी, उनके बच्चे प्रीति और अभिमन्यु, हम सब टीना को बहुत प्यार देते थे। आप एक मारी गई स्पेशल चाइल्ड को बोझ कहकर इस तरह उसका इंसल्ट न करें। हम किसी का इंसल्ट नहीं कर रहे। ये एक डबल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो एक चोरी के दौरान हुए नहीं लगते। ये एक सोची समझी साजिश रची गई थी। सर, टीना हमारे जिगर का टुकड़ा थी सर। लेकिन फिर भी उसे बेरहमी से मार दिया गया। क्यों सर?
क्यों? वो हमारे दिलों को, हमारे घरों को खुशियों से भर देती थी सर। आप जिस घर में रहते हैं वो किसका है? ये मेरा है। ये कैसा सवाल हुआ सर? ये जो आपका घर है वो आपका पुश्तैनी घर है? आपके पिताजी आपके लिए छोड़ गए थे? हाँ, और उसका इस सबसे क्या ताल्लुक? आपके बड़े भाई धीरज आहूजा, उनका भी इस घर में कोई हक है? सर वो मेरे बड़े भैया हैं, जाहिर है मुझसे ज्यादा हक उनका है इस घर पे, लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं सर। उन्होंने मुझे कभी जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि खुद चले गए। और इस दरियादिली की कोई खास वजह? वो घर छोटा है। सरिता भाभी बहुत बड़े घर से बिलोंग करती थी। वो इस घर में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी, इसलिए भैया ने अपने लिए दूसरा घर ले लिया। उनकी उतनी हैसियत भी है, काफी पढ़े लिखे हैं, बैंकिंग के एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ली थी, बाद में फिर बहुत तरक्की की। पर आप? सर मैं भैया जितना स्मार्ट नहीं हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। स्टॉक मार्केट में दलाली करके थोड़ा बहुत कमा लेता हूं, पर सर इस सब का इस हादसे से क्या ताल्लुक है? शायद नहीं, या शायद है। लेकिन सर मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे धीरज भैया सरिता भाभी और टीना का कत्ल कभी नहीं कर सकते। टीना उन पर कभी बोझ नहीं थी, वो हम में से किसी पर भी बोझ नहीं थी। तो फिर टीना का कत्ल क्यों हुआ अमीर जी? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? आप इतना तो बता सकते हैं कि आपका बेटा अभिमन्यु इस वक्त कहाँ है? अभिमन्यु? उसे बीच में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो आप लोगों के बीच में नहीं था। आपकी भाभी का कत्ल हुआ, आपकी भतीजी का कत्ल हुआ। वो ना तो धीरज जी के घर आया और ना ही उनके फ्यूनरल में शामिल हुआ। अभिमन्यु ने कुछ नहीं किया है? तो उससे करवाया गया। क्या? उमेश जी, क्या आपने अपने बेटे अभिमन्यु से अपनी भाभी सरिता और अपनी भतीजी टीना, इन दोनों का कत्ल करवाया? हम सारी डिटेल्स कलेक्ट करेंगे, पर इंस्पेक्शन के लिए हमें स्कूटर हिरासत में लेनी होगी। जितना छुपाओगी उतना और फंसोगी। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे स्कूटर पर खून के धब्बे हैं। बोलो, कहाँ है तुम्हारा भाई अभिमन्यु? और तुम्हारे पापा का इन मर्डर्स में कितना हाथ है? ये क्या वाहियात आरोप लगा रहे हो? अभिमन्यु एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, टॉपर है। बहुत अच्छी बात है, हमें भी मिलना है आपके इस टॉपर बेटे से। उसका प्रोजेक्ट सबमिशन चल रहा है, तो अपने दोस्त के घर पर ही रह रहा है पिछले कुछ दिनों से। पिछले कुछ दिनों से मतलब 10 जुलाई। अभिमन्यु का फ़ोन नंबर और दोस्त का एड्रेस लिखिए। जब मुझे पता चला कि किलर का राइट हैंड इंजर हुआ होगा मर्डर के दौरान, सर तभी मुझे अभिमन्यु भैया पर शक हुआ। अभिमन्यु के राइट हैंड पर 10 जुलाई को कोई घाव था? मम्मी मंदिर गई थी, पापा काम से बाहर गए थे, मैं घर पर अकेली पढ़ाई कर रही थी। भैया क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, तू दरवाजा बंद कर। आपके शर्ट पर खून क्यों है? और ये बैंडेज? बोला ना सब ठीक है। स्कूटी से गिर गया था, ग्लास से कट हुआ, डॉक्टर अंकल ने पट्टी कर दिया। सुन, अब मैं 2-4 दिन के लिए रुपेश के घर जा रहा हूँ, मम्मी पापा को बोल देना, ठीक है? वो पास की लॉन्ड्री में भी स्कूटर पर जाते, स्कूटर के बिना कहीं नहीं जाते। लेकिन सर उस दिन वो स्कूटर घर पर ही छोड़ गए थे। बाद में
मम्मी ने मुझे उन्हें फ़ोन करने को भी कहा था जब ताईजी और टीना के मर्डर्स की खबर आई, लेकिन भैया ने मुझसे कहा कि वो बिज़ी है और बाद में फ़ोन करेंगे। लेकिन सर वो एक बार भी नहीं आए। तभी मुझे और अजीब लगा। गुड, देर से आए पर दुरुस्त है। अच्छा कि तुमने ये सब कुछ अभी बता दिया। प्रीति, अभिमन्यु ने? मुझे नहीं मालूम मम्मी, भैया ने मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं बताया। त्रिपाठी, मैं रुपेश के घर जा रहा हूँ और उमेश ओझा को वहीं पुलिस स्टेशन रुकने के लिए कहना। पता करते हैं उसकी एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट क्या है। सर, क्या हुआ? मेरा बेटा मिला? मिल जाएगा, और इस केस की सच्चाई भी बहुत जल्दी मिल जाएगी उमेश जी। सच्चाई छुपाई नहीं छुपती कभी। रुपेश वर्मा? जी सर। अभिमन्यु ओझा अंदर है? हाँ सर, अंदर ही है, बुलाओ। ये सारा मटेरियल फोरेंसिक जाएगा, सब कुछ स्कैन होगा। एनालिसिस रिपोर्ट मुझे जल्दी चाहिए। जी सर। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तुम्हारी स्कूटर मिली हमें, और स्कूटर पर तुम्हारे खून के धब्बे भी। तो बताओ, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? प्रणाम ताई जी। अरे अभी आ बेटा, आ अंदर। ये ले बेटा। आप ताया जी अंदर हैं? नहीं बेटा, आज ताया जी लेट है, ओवर टाइम चल रहा है। कभी आएंगे? कुछ बोल नहीं सकती। तुम सीधा कॉलेज से आ रहे हो? जी। आप ताई जी, एक बात करनी थी। पहले कुछ खा लो, खाना बना दो। ओके ताई जी, नेक्स्ट वीक मेरे कॉलेज का सबमिशन है, एक प्रोजेक्ट है, मटेरियल्स लेने हैं। आप मुझे 2500 रुपये लगेंगे, हेल्प कर देंगे प्लीज़? तभी तो मैं सोचूं अभी तक मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे थे। ताया जी मुझे पैसे के लिए कभी मना नहीं करते थे, फीस के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए। पापा के पास कभी इतने पैसे होते ही नहीं थे, और प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंसेस बहुत हो जाते हैं। पर उस दिन ताया जी घर पर नहीं थे, और ताई तो ये जो तुम हेल्प हेल्प कह करके हर दूसरे दिन अपने ताई जी से जो पैसे ले जाते हो ना, उसका असली नाम है भीख। सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसे मांगता हूँ ताया जी से, पापा के पास कभी इतने होते ही नहीं। और यहाँ तो पैसों का पेड़ लगा है। नहीं, कभी तुम आते हो, कभी खुद तुम्हारे पापा आते हैं। अगर इंजीनियरिंग करने की हैसियत ही नहीं थी तो एडमिशन ही क्यों ली? मेरिट स्टूडेंट हूँ ताई, स्कॉलरशिप भी मिलती है, बस पूरी नहीं पड़ती। मतलब तुम हर बार ऐसे ही आकर के पैसे मांगोगे। तुम्हारी ग्रेजुएशन होगी, फिर तुम्हारी बहन प्रीति कॉलेज जाएगी, वो पैसे मांगेगी। कभी तुम लोगों को ख्याल नहीं आता कि ताया जी की अपनी फैमिली भी है, टीना की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के खर्चे हैं। पर नहीं, तुम लोगों का तो भीख मांगना रुकता ही नहीं। चुपती है ना बातें बेटा, जानती हूं, लेकिन बिना कहे मेरे दिल की भी चुभन कम नहीं होती। मैं चलता हूँ ताई। ना बैठ, मैं रोटी बना देती हूँ। इतनी बुरी भी नहीं है तेरी ताई जी जितना तू समझता है। और सुन, ये बातें ताई जी से मत करना, और ना ही उनसे पैसे मांगना। बैठ अभी। सर, ताई से पैसे मांगने में हमेशा शर्मिंदगी होती थी मुझे। ताई आसपास होती तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था, ये भी मुझे पता था। लेकिन सर, उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया उन्होंने, भिखारी बोल दिया सर। 10-15 मिनट वहीं बैठा रहा सर, मैं गुस्से में था, बहुत गुस्से में। फिर टेंशन थी कि प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करूंगा।
पूरे साल की मेहनत थी सर। बार बार वो भिखारी भिखारी वर्ड मेरे दिमाग में घूम रहा था। फिर बस कुछ ऑफ सा हो गया मेरे अंदर। बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। ताया जी जब भी कैश देते लॉकर से देते थे। मुझे मालूम था चाबी कहाँ रखते थे। फिर तुमने वो सारा सामान घर के पीछे वाले गार्डन में फेंका और वहाँ से भाग गए। तुम जानबूझकर पीछे के दरवाजे से आए और सामने वाला दरवाज़ा अवॉइड किया, क्योंकि तुम जानते थे कि सामने वाली बिल्डिंग में सीसीटीवी लगा हुआ है। नो सर, मुझे नहीं पता था वहाँ सीसीटीवी है। मैं पीछे के दरवाजे से ही आता था और वहीं से जाता था। तुमने अपनी ताई जी और अपनी बहन टीना का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारा तिरस्कार किया। ये सब करने के लिए तुम्हें किसी और ने उकसाया था, भड़काया था? सर, कहाँ है मेरा बेटा? कुछ कहा उसने? जी हाँ, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये दोनों कत्ल उसी ने किया। क्यों? उसका कहना है कि उसे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे। पापा वो कुछ पैसे चाहिए थे प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए। कितने चाहिए? 2500। अभी तो इतने पैसे है नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं पापा, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। आधा घंटा मेरा वेट नहीं कर सकता। आकर देता था ना तुझे पैसे। आज तक मना किया तुझे। आई एम सॉरी ताया जी। ताई जी ने बहुत बेइज्जती कर दी थी। भिखारी बोल दिया था मुझे। उसके लिए तुमने उसे टीना को मार डाला। अब मैं क्या करूंगा? तुम क्या करोगे? उमेश क्या करेगा? तेरी माँ, प्रीति, सब लोग हम क्या करेंगे? अभिमन्यु के माता पिता और बहन को भी यह तिरस्कार चुभता था, पर जब उन्हें पता चला कि अभिमन्यु ने किस तरह तिरस्कार का जवाब दिया, तो उन्हें खुद ऐसा तिरस्कार महसूस हुआ जो जीवन भर शायद भुला ना पाएंगे। धीरज आहूजा पूरी तरह से टूट गए हैं। उनका सारा परिवार, उनकी सारी दुनिया खत्म हो गई है। अब उतना ही दर्दनाक मुकदमा होगा जब वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए अपने भाई के बेटे को सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। पुलिस ने अभिमन्यु के खून से सने जूते भी बरामद कर लिए हैं जो उसने कत्ल के दौरान पहने थे। ये जूते अब सबूतों की लिस्ट में जुड़ गए हैं। अभिमन्यु इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है और बहुत जल्द मुकदमे का सामना करेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।